हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, बोलो क्या पढ़े थे? लिखना। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा फ्रीक्वेंसी का, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता ड्यू टू करेक्शन एंड लेंथ। क्या था? फ्रीक्वेंसी n+1 v/2l हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे होगा l+e। ई को बोलते हैं एंड करेक्शन, ठीक है? या फिर n+1/2 अगर लिखोगे तो इट विल बी v अगेन l+e, वेयर e is known as end correction। और e का जो वैल्यू होता है इट इज 1.2 r। और r क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब या रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। ये बस ऑर्गन पाइप के केस में यूज होगा। और अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी इसको यूज करेंगे, नहीं गिवन है तो फिर नहीं यूज करेंगे। एंड करेक्शन वाला जब भी क्वेश्चन में देगा तब यूज करना। अगर मेंशन करा होगा एंड करेक्शन क्वेश्चन में डायरेक्टली कि एंड करेक्शन कितना या रेडियस मेंशन करा होगा तब। और रेडियस दिया या डायमीटर दिया वो भी एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? रेडियस के लिए। अगर क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप दे दिया तो या तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेना या फिर ई की वैल्यू 0.6 ऑफ डी लिखेंगे, ठीक है? हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे बीट्स। हाँ ये एल है, ये भी एल है। ये एक फिनोमेना था, अगेन किसके चलते होता था? सुपरपोजिशन के चलते। दो वेव सुपर इम्पोज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? लिखना इसमें साउंड वेव्स of same amplitude with different angular frequency propagating in same direction superimpose in a region where intensity of sound varies periodically
where intensity of sound varies, vary से varies बना varies periodically, full stop. This phenomenon is known as this phenomenon is known as beats. अब इसमें क्या होगा, लेट वी हैव टू वेव्स, दो वेव्स है हमारे पास y1 या s1 लिख सकते हो। s1 जो होगा इट विल बी s नॉट साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स, ठीक है। और दूसरा जो होगा s2 इट विल बी व्हाट s नॉट साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स। अगर ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे, इसमें क्या का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस है और एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का। अगर यहाँ से y रिजल्टेंट देखोगे या s रिजल्टेंट, s नेट भी लिख सकते हो। s नेट कितना होगा, s1 प्लस s2, यानी तुम्हें मिलेगा s नॉट साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स प्लस s नॉट साइन ओमेगा t या ओमेगा 2t माइनस के एक्स। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद s जो आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, s नेट विल बी a साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये फाइनल वेव इक्वेशन आएगा वेयर a की जो वैल्यू होगी इट विल बी 2, या यहाँ पे हाँ a लिख दो 2 s नॉट साइन, सॉरी कॉस के फॉर्म में लिखना, कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई इंटू टी। ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। इसको एक्सपेंड करोगे, ब्रेक करोगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। और ए को कंपेयर करते हैं तो ए दिखता ही है 2 s नॉट कॉस, क्या क्या बोल रहे हो, अरे इससे ये नहीं आए, ये दूसरा फॉर्मूला है। अरे अजीब लोग हो तुम। एक ओपन और क्लोज के लिए दो फॉर्मूला लिखवाए थे ना, अगर ओपन होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, v/2l, ये फॉर्मूला था। इसमें l की जगह l प्लस e लिख रहे हैं। और एक क्लोज वाला था जिसमें क्या होता है n प्लस 1/2 v/2l प्लस अगेन। अब यहां से ये थोड़े आ जाएगा यार, हटा दे इसको, लिखना। अब ये जो एम्पलीट्यूड देखोगे, ये एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। जहां इसका फ्रीक्वेंसी अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है किसका, एम्पलीट्यूड का। यानी एम्पलीट्यूड किसी पोजीशन पे खड़े हो जाओगे तो टाइम के साथ चेंज होगा, और अगर टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ठीक है ना। तो जिस फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी चेंज होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर यहाँ से तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, क्या बताओगे। यहाँ पे तुमसे अगर इस इक्वेशन को देख करके पूछा जाए,
बाई 2 होगा। चलो लिखो इसके नीचे वेयर, या इसमें लिखना हियर एम्पलीट्यूड, हियर एम्पलीट्यूड, हियर एम्पलीट्यूड of sound is varying, your amplitude of sound is varying with respect to time, with respect to time, with respect to time, having an angular frequency of, having an angular frequency of, angular frequency of, ऐसा लिखना mod of, ये लिखना mod of W1 minus W2 divided by 2। mod क्यों लगाए हैं? हाँ, ताकि जो भी वैल्यू है उसका बस हम मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है ना। ये तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका है? एम्पलीट्यूड जिससे चेंज होगा, जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा, ठीक है। अब हमें बात करना है इंटेंसिटी का। तो अगर एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी ये है, सॉरी एम्पलीट्यूड का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, तो इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नोट में लिखवाया हुआ कि इफ एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी गिवन हो, स्क्वायर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे स्क्वायर हो जाएगा? हाई वेरीज एक्स स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी भी एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। नोट में लिखा है, कॉपी नहीं पढ़ते हो। अगर एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी 5 है तो फिर इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? चलो लिख लो, अगर पीछे नहीं लिखो तो नोट में लिख लो यहाँ पे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, नोट में लिख लेना, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, if frequency of amplitude is f, frequency of amplitude is f, then frequency of intensity, then frequency of intensity will be twice of f, then frequency of f will be twice of f। क्यों हो रहा? क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता कैसा रिलेशन होता, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस का जो ग्राफ होगा ना, कॉस का ग्राफ ऐसे प्लॉट करोगे, स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? ऊपर चला जाएगा। तो यहां से जो ये साइकिल इतना ही में कंप्लीट हो गया। पहले ये साइकिल कहां से कहां तक कंप्लीट हो रहा था? ये पूरा टाइम ले रहा था, ठीक है। लेकिन अभी जो साइकिल है वो t/2 टाइम में कंप्लीट हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये समझाए थे एक बार। अब देखो यहाँ पे तुमने एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी पता करा कितना है, मॉड ऑफ ω1 माइनस ω2/2 है। तो तुम्हारा जो इंटेंसिटी है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? मॉड ऑफ ω1 माइनस ω2, और उसी को हम क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर तुमको याद होगा तो बीट पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और सवाल में करना क्या होता है, दो साउंड वेव जिनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। तो लिख लो इसमें, therefore during phenomenon of beat, frequency changes during, क्या लिखे हो? therefore during phenomenon of beat, frequency को intensity लिखना है। intensity changes at an angular frequency, at an angular frequency mod of ω1 माइनस ω2। ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा बस, ठीक है, फुल स्टॉप।
this is known as this is known as this is known as angular beat frequency. This is known as angular beat frequency. और अगर यही ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह f1 f2 दे देगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो इसके नीचे लिख ला and beat frequency is given as and beat frequency is given as delta f is equal to f1 minus f2. बीट टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अगर टाइम पीरियड तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी ड्यूरिंग बीट, तो क्या हो जाएगा? इसी का इनवर्स. सो एंड बीट टाइम पीरियड and beat time period is given as डेल्टा टी जो होगा कितना होगा? 1 बाई डेल्टा एफ, और 1 बाई डेल्टा एफ की जगह क्या रखेंगे? f1 माइनस f2. हो गया? नोट में लिखना. to observe beat distinctly डिस्टिंक्टली समझते हो? मतलब डिफरेंशिएट कर सके कि बीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं. देखो, बीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है तुम्हारे कान के वो पे, मतलब कि उसका कितना लिमिट है, वो कितना बीट सुन सकता है. ठीक है ना? और जो हमारा ईयर है उसका लिमिट होता है कि अगर बीट मतलब f1 माइनस f2 अगर लेस देन इक्वल टू 16 है तो इतना तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. इससे ज्यादा होगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि बीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं है. जो फेनोमेना होगा बीट का, मे बी वो हो रहा होगा लेकिन हमारा जो ईयर है वो क्या कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. तो फॉर ह्यूमन ईयर के लिए अगर लिमिटेशन देखोगे तो बीट कितना होना चाहिए? हाँ, तो लिख लो. क्या लिखे हो? टू ऑब्जर्व बीट डिस्टिंक्टली, बीट फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में लिख सकते हो डेल्टा एफ should be less than 16. बीट फ्रीक्वेंसी should be less than 16. अगर 16 से ज्यादा होगा तो फिर नहीं सुन पाओगे. हो गया? अब दो साउंड वेव है, मे भी किसी जगह पे खड़ा हो गया, वहां पे तुम्हारा इंटेंसिटी है, जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है. इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2s नॉट. ठीक है? और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? ए मिनिमम जीरो. अगर ए मिनिमम जीरो हो गया तो वहां पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? जीरो. यानी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दो साउंड आके ऐसे सुपर इम्पोज हो रहा है कि वहां की इंटेंसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई. यानी तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा. ठीक है ना? और ए मिनिमम जीरो. अब मैक्सिमम कहने का मतलब है ए मैक्सिमम, लाउडनेस ज्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लाउडनेस बढ़ता है. यानी जो म्यूजिक होगा या कोई भी दो साउंड अगर तुम सुन रहे हो, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. और वो किस पे वेरी करेगा? टाइम पे वेरी करेगा. एक ही जगह पे खड़े रहोगे तो कभी कभी म्यूजिक लाउडर सुनाई देगा, कभी कभी कुछ नहीं सुनाई देगा. वो क्यों होगा? ड्यू टू फेनोमेना ऑफ बीट. ठीक है? अब लिखना एप्लीकेशन ऑफ बीट, application of beats to find unknown
to find unknown frequency of to find unknown frequency of to find unknown frequency of a tuning fork, unknown frequency of a tuning fork. देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास अगेन एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक मेथड था जो हम पहले यूज करे थे, स्ट्रिंग वाला मेथड जो मेलेडी ने बताया था। मेलेडी ने दो मेथड बताया था ना, जिसके हेल्प से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स अरेंजमेंट करके हम पता कर सकते थे कि जो भी तुम्हारा ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना। अगेन यहाँ से भी पता कर सकते हैं। यहाँ से कैसे पता करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, उसको वाइब्रेट कर देंगे। ट्यूनिंग फॉर्क को जब वाइब्रेट करोगे तो यहाँ से नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी है। अब क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी, अब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करने के बाद यहाँ पे एक साउंड क्या करेंगे, साउंड एमिट कर देंगे। अब इस फ्रीक्वेंसी के चलते और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है एफ, उसमें क्या है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस काउंट कर लेंगे, जो कि तुम्हें क्या दे देगा, डेल्टा एफ दे देगा। और डेल्टा एफ तुमको इसका फ्रीक्वेंसी पता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तुमको क्या है, पता है, तो तुम एफ एन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के हेल्प से इसको कर दे रहा, लिखना है क्वेश्चन। लिखना देखो, a tuning fork a tuning fork a tuning fork of frequency 100 a tuning fork of frequency 100 is sounded together. A tuning fork of frequency 100 is sounded together with another tuning fork with another tuning fork with another tuning fork of unknown frequency full stop. The number of beats produced is 2. Number of beats produced is 2. ठीक, अगर इतना सवाल कह के रुक जाए तो तुम क्या यहाँ से निकाल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा? क्योंकि दो ऑप्शन है, एक 100 और एक 98, दो ऑप्शन है। क्योंकि अगर ये दोनों होगा, 98 होगा तो भी 2 बीट प्रोड्यूस होगा, और अगर 102 होगा तो। अब इसको काउंटर करने के लिए सवाल में थोड़ा सा और इन्फो देता है, और वो इन्फो क्या था, लिख लो। ऑन पुटिंग सम वैक्स on putting some wax on the arm of B, आर्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोंग बोलते हैं, PRONG। ठीक है, तो अगर बुक में आ जाए ऐसा प्रोंग तो परेशान मत होना। ऑन पुटिंग सम वैक्स ऑन आर्म ऑफ बी मतलब जो सेकंड वाला जिसका अननोन फ्रीक्वेंसी था उसका। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड becomes 1. The number of beats produced becomes 1. Then find unknown frequency. अब समझ लो, इसके बाद जितना भी प्रॉब्लम होगा करना अपने से। ये वाला समझ लो क्या हो रहा है। देखो, दो फॉर्क हमें दिया हुआ है, एक फॉर्क ए और दूसरा फॉर्क बी। बातें नहीं, कौन क्या हो गया, बातें नहीं। इसका फ्रीक्वेंसी तुमको दे दिया कितना हर्ट्ज,
100। कह रहे कि जब इसको इसके साथ रेजोनेट करवा रहे हैं तो बीट कितना सुनाई दे रहा है, मतलब इसको और इसको साथ में ही वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो हमें डेल्टा एफ कितना सुनाई दे रहा है, डेल्टा एफ 2 सुनाई दे रहा है। यानी अभी के लिए तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है, 98 और 102 दोनों पॉसिबल है। अब दोनों तो टिक कर नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में होगा, 98 भी होता है और 102 भी होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसमें दो ऑप्शन हमेशा पॉसिबल होंगे और वो दोनों दिया रहेगा तुमको। अब करते क्या है कि इसका दूसरा इंफॉर्मेशन, मतलब ये करेक्ट होगा ये करेक्ट होगा, उसके लिए दो पार्ट होता है, वैक्सिंग, ठीक है। अब वैक्सिंग में दो तरीके का होता है, एक तो हम क्या करते हैं, इस वैक्सिंग करते हैं जिससे क्या करेगा, वेट बढ़ेगा। वैक्सिंग करते हैं तो क्या करेगा, वैक्सिंग करते हैं ना तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिड्यूस होता है। एक और फेनोमेना करते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइलिंग। क्या बोलेंगे, फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये दो प्रोसेस तुमको देगा कि या तो हमने वैक्स भर दिया प्रोंग पे, या फिर क्या कर दिया, फाइल कर दिया। फाइल करने का मतलब है इसको पतला करना, इससे वेट निकालना। तो जब वेट मास निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और वैक्सिंग करोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी कमेगा। आप समझो, पहले कितने का हो रहा था, पहले हो रहा था एफ का, ठीक है। अब वो एफ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, किसके चलते हैं। अब देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या, अगर 98 लेते, इसी दोनों में सोचना है, अलग से कुछ नहीं सोचना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, अलग से ट्रिक से ही ये सॉल्व हो जाता है। तो अगर तुम 98 लेते तो रिड्यूस होकर के कितना होता, वैक्सिंग करे थे तो रिड्यूस होकर कितना हो जाता, और ये कितना रिड्यूस होता, 101, ठीक है। अब जस्टिफाई क्या करना, इसका तो 100 ही रहेगा। अगर तुमने ये आंसर टिक करा होता तो डेल्टा एफ कितना आता, 3। और अगर इससे देखोगे तो डेल्टा एफ कितना होगा, 1। और वही कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वैक्सीन के चलते डेल्टा एफ कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो वेरीफाई करके देख लेंगे कि डेल्टा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ये दिया, ठीक है। तो इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो क्या करोगे, ए बी ऐसे जल्दी से दो प्रोंग बना लेना। एक जगह अगर 100 है और वैक्सिंग कर रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। पॉसिबिलिटी हमारे पास दो था, दोनों को चेक कर लिए, जिसका मैच कर रहा होगा क्वेश्चन से वो टिक कर देंगे। हो गया। लिखना है एक और सवाल। बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, beats are produced by two sound waves, beats are produced by two sound waves, two sound waves, beats are produced by two sound wave, y equals to a1 sine 2000 pi t minus kx, and y2 equals to a sine 2008 pi t minus kx. Then find beats heard per second. Then find beats heard per second. बीट्स हर पर सेकंड का मतलब है तुमसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। बीट्स हर्ट पर सेकंड लिख दे या बीट्स फ्रीक्वेंसी लिख दे, दोनों का सेम मतलब है। दोनों केस में तुमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। कितना होगा, 4। बाकी लोग करो।
देखो टी के साथ जो भी टर्म लगा होता, टी के साथ जो भी टर्म लगा क्या होगा, ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर। जो भी टाइम का कोफिशिएंट है, टाइम का कोफिशिएंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा या फिर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, वहां से निकाल सकते हो। अब ओमेगा 1 जो होगा कितना होगा, 2000 पाई, या फिर इसको लिख सकते हो 2 पाई F1। सो यहां से F1 कितना जाएगा, 1000 होगा। और अगर F2 ओमेगा 2 देखोगे, ओमेगा 2 कितना होगा, यानी ये लिखेंगे 2 पाई F2। सो यहां से F2 विल बी 1004 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो F1 माइनस F2 4 हर्ट्ज। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम दिए हुए हैं तुम्हारे मॉड्यूल में, कर लेना इसको। कभी कभी फॉल्ट से वो वेट भी दे देता है, क्या दे देता, स्ट्रिंग से एक मास दे देता है। स्ट्रिंग से क्या दे देगा, मास दे देगा। कैसे स्ट्रिंग से, और ट्यूनिंग फॉल्ट से जोड़ जोड़ देता है मास। ट्यूनिंग फोर्क से मास जोड़ देता है मतलब, कब ट्यूनिंग फोर्क से मास जोड़ता है, आपको कैसे दिखाऊंगा। हाँ दिखा देना। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन रॉड। रॉड पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग पे हमने ट्रांसवर्स वेव देखा है। साउंड का भी हमने पढ़ के आया किसमें, एयर में, जो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलन पढ़ते हैं। अब देखो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो तीनों मीडियम में क्रिएट हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों में। तो हमने किसका बात कर लिया इसके पहले, एयर का बात कर लिया। अभी रॉड पे देखते हैं कि रॉड पे अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करो, जैसे ये तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को हिट करोगे, ऐसे हैमर से हिट करोगे तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ओसिलेट करने लगेंगे, और वेव इधर से ट्रेवल करके क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ किस टाइप का वेव प्रोड्यूस होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या करता है ना, क्लैंप, जो भी तुम्हारा रॉड है इसको हम क्लैंपिंग करते हैं। जिस पोजीशन से भी क्लैंप करोगे, मान लो कि मैंने यहाँ क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया, ये जो क्लैंप पोजीशन है यहाँ पे क्या बनेगा, हमेशा नोड बनेगा। जो भी तुम्हारा क्लैंप्ड पोजीशन है वहां पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा कि जब यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरीके का हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये हमारे पास, इसका लेंथ अगर दिया है तुमको, लेंथ एल दिया हुआ है, तो ये अगर लेंथ एल है तुम्हारे पास, तो एल किसके बराबर होगा, हाँ, एल जो होगा वो λ/2 के बराबर होगा। अगेन जैसे ही तुम्हें लेमडा मिल गया, तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, F1 अगर कैलकुलेट करोगे इट विल बी V/λ, और लेमडा की जगह क्या लिखोगे, V/12 लिखेंगे, एंड सो ऑन। अगेन इसमें कुछ नया नहीं है, जो जो पहले हमने पढ़ा था ना उसी में, बस ध्यान क्या देना होता है कि क्लैंपिंग कहाँ करके रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे क्लैंप कर देगा उस पॉइंट पे क्या कर देंगे, नोड बना देंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जहां पे क्लैंप करे वहां तो नोड बना ही, इधर भी कहीं नोड बन गया, तो इस तरीके का। और जो एंड्स है वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो इस केस में जो लेंथ होगा एल, वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये λ/2, ये λ/2 और ये λ/2, यानी 3λ/2। तो यहां से जो लेमडा होगा कितना होगा, 2l/3। फ्रीक्वेंसी F2 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 3v/2l एंड सो ऑन। ठीक है, लिख लो इसको।
यानी अगेन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आएगा वो कैसा होगा, 1:3, 3:5:7 एंड सो ऑन। मतलब जो भी रेशियो होंगे फ्रीक्वेंसी के कैसे होंगे, हाँ ऑड वाले होंगे। हाँ फॉर्मूला याद नहीं करना, अब इधर कितना ही फॉर्मूला याद करोगे, वही सेम फॉर्मूला इधर। अब ये अभी का हमने अभी हमको इसको सेंटर पे क्लाइम करा था, अगर एंड पे क्लाइम करते तो, एंड पे अगर क्लाइम करते तो क्या होता, हाँ तो जो क्लैम्प्ड एंड नहीं है वहां पे एंटी नोड बनेगा, और जहां पे क्लैम्प कर दिया वहां पे नोड बनेगा। मतलब अभी सिचुएशन कुछ इस तरीके का चेंज हो गया कि अभी जो क्लैंपिंग है वो एंड पे कर दिया, इधर क्लैम्प कर दिए। तो अगर इधर क्लैम्प करोगे तो क्या होगा, यहाँ नोड बनेगा, और सबसे पहला जो सिचुएशन होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर तुम बनाओगे तो जो लूप होगा कुछ इस तरीके बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नोड बना और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितने का होगा, अगर ये L है तो L विल बी λ/4। ठीक है, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी F1 आएगा उसमें नीचे किससे डिवाइडेड होगा, 4L हो जाएगा। अब देखो एंड पे क्लाइम कर रहे हो तो डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले जब सेंटर पे क्लाइम कर रहे थे ना तो V/2L आ रहा था, जब सेंटर पे क्लाइम कर रहे थे तो क्या मिला था, V/2L मिला था। सेकेंड वाला क्या मिला था, 3V/2L मिला था। अब एंड पे क्लाइम करने से जो पहला फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो V/2L नहीं मिल रहा है, V/4L मिल रहा है। यानी जब इस क्लैंपिंग को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे तो जो पहला फ्रीक्वेंसी होगा दोनों केस में उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा। सेंटर पे क्लैम करा कुछ और फ्रीक्वेंसी दे रहा है, एंड पे क्लैम करा कुछ और फ्रीक्वेंसी दे रहा है। रॉड सेम ही है, क्लैंपिंग के पोजीशन को चेंज करके हम वहां से क्या कर सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका दूसरा केस क्या बनेगा, बीच में एक और नोड बन जाए। तो अगर बीच में एक और नोड बनाओगे एंड क्लैंपिंग का, ऐसा ही कंडीशन है, ये क्लैम्प करके रखा हुआ है तो क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसा कुछ सिचुएशन, ये नोड इधर भी नोड और इधर एंटी नोड। इस केस में जो लेंथ होगा कितने के बराबर होगा, ये L, ये λ/2 और ये सो λ/2 प्लस λ/4 कितने के बराबर होगा। अगेन फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करोगे F2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3V/4L। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लेमडा कितना हो जाएगा 4L/3, यहाँ ले जाकर के पुट करोगे फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 3V/4L आएगा। अगेन इसकी जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से कितना है, 3 टाइम्स है। केस पिछला वाला ही फॉलो कर रहा है, जो रिलेशन है वो कैसा है, अभी भी बीच वाली फ्रीक्वेंसी मिस हो रही है, लेकिन नीचे पिछले वाले केस में कितना था 2L था, इस वाले केस में कितना है 4L है। तो एंड क्लैंपिंग और सेंटर क्लैंपिंग में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा, लेकिन हर एक अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे मिलेगी, हाँ मतलब ऑड फ्रीक्वेंसी मिलेगा तुमको हमेशा, इवन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिसिंग होगा। नोट में लिख लेना। नोट में लिख लो, इन दिस केस frequencies obtained, in this case frequencies obtained are in ratio of, frequencies obtained are in ratio of 1:3:5 and so on. हो गया, frequencies obtained are in ratio of 1:3:5 and so on. अब ये जो मेथड है ना, इसके हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, वेलोसिटी पता कर सकते हैं कि साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी होगी। ये जो मेथड है इसके हेल्प से हम क्या पता लगा लेंगे कि साउंड का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। और
इसको जिसने यूज करा था उसको बोलते हैं कुन्स मेथड। एक साइंटिस्ट थे कुन्स करके, उन्होंने इस रॉड के हेल्प से क्या करा, साउंड का जो स्पीड होगा एयर में वो कितना होगा वो पता करा था। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा कुन्स ट्यूब। कुन्स ट्यूब में होता क्या है कि एक ग्लास सिलेंडर लेते हैं, एक एंड पे इसको क्लोज करके रखते हैं और एक एंड पे ऐसा पिस्टन लगाते हैं और इस पिस्टन से एक रॉड को कनेक्ट करते हैं। एक ग्लास का सिलेंडर है, ये तुम्हारा रॉड है, और रॉड को यहाँ पे क्लैम्प कर देते हैं। ये है तुम्हारा क्लैम्प। लिखना, इसमें लिखना हेडिंग लिखो कुन्स थ्योरी। कुन्स थ्योरी, अरे वो ऊपर लिखा हुआ ना जो नाम, वो लिख के थ्योरी, कुन्स थ्योरी। अब लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लो इसमें होता क्या है। इसमें पाउडर रख देते हैं, ठीक है। पाउडर रखोगे, अगर इसको यहाँ से वाइब्रेट करोगे, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ के एयर पार्टिकल्स पे। अगर यहाँ पे हिट कर रहे हो, हिट करोगे हैमर से, तो क्या होगा, इसमें वेव जनरेट होगा और वही वेव कहाँ चला जाएगा, इधर पास हो जाएगा। तो जब वेव इधर पास होगा ना, उसके चलते क्या होगा, उसके चलते क्या होगा कि इस पाउडर यहाँ पे वेव जाएगा, यहाँ से टकराएगा फिर वापस आएगा। वेव यहाँ से गया, टकराया, फिर यहाँ से वापस आया, तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा ना, इसमें जो पाउडर्स रखे हैं वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो कहीं का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और कहीं का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। जहां जहां एंटी नोड होगा वहां के पाउडर डिस्प्लेस हो जाएंगे, और मतलब वहां कुछ बचेगा ही नहीं, उनका डिस्प्लेसमेंट होकर के वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएगा। और नोड पे क्या होगा, नोड पे जो पाउडर है वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो वो जो गैप है ना, यहाँ पे कैलिब्रेशन किया रहता है, यहाँ पे क्या करा रहेगा, कैलिब्रेशन करा रहेगा। तो इधर फॉर्मेशन होगा एंटी नोड का, नोड का, एंटी नोड का, नोड का, इस तरीके का क्या होगा, अल्टरनेट फॉर्मेशन होगा पाउडर का, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब यहाँ पे देखोगे कैलिब्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ से मेंशन कर लेते हैं कि दो नोड या दो एंटी नोड या दो से ज्यादा एंटी नोड, मतलब इस एंटी नोड और इस एंटी नोड का गैप दिख जाएगा तुमको, या फिर इस एंटी नोड और इस नोड का गैप दिख जाएगा। तो दो कंसेक्यूटिव या तीन कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड का डिफरेंस हम सीधे कहां से देख लेते हैं, इस ट्यूब से देख लेते हैं। और जब दो नोड और दो एंटी नोड के बीच का डिफरेंस तुमको पता चल गया, यानी तुम्हें क्या पता चल गया, नेक्स्ट चीज तुम्हें पता चल जाएगा वेवलेंथ। लेंथ से हम क्या करते हैं, वेवलेंथ पता लगा लेते हैं। और वेवलेंथ तुम्हें पता चल गया, जिस फ्रीक्वेंसी से उसको ओसिलेट कर रहे हो इस रॉड को, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पता है तो वेलोसिटी आगे पता चल जाएगी। आ रही बात समझ में, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाउडर रखते हैं। पाउडर रखने का काम क्या है, क्योंकि जब यहाँ से वेव जाएगा तो इस मीडियम में जो जो भी होगा उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और जो वेव यहाँ पे रहेगा उसका नेचर कैसा होगा, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। क्यों, क्योंकि इधर रिजिड एंड है, यहाँ से टकरा करके वापस आएगा, यहाँ पे वेव जनरेट करेगा स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जब भी प्रोड्यूस होता है तो नोड और एंटी नोड फॉर्म होता है। नोड मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और तुमने यहाँ पे पाउडर रखा हुआ है, तो वो पाउडर के हेल्प से साफ साफ दिख जाएगा तुमको कि कहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ है, कहाँ डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हुआ है। और यहाँ पे जो कैलिब्रेशन होगा, उस कैलिब्रेशन के हेल्प से तुम क्या पता कर सकते हो, जैसे अगर तुमको पता चल गया कि दो नोड के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है, तुमको ये दिख जाएगा। और दो नोड के बीच में गैप कितना होता है, दो नोड लेमडा बाई 2 होता है, तो लेमडा कितना हो जाएगा,
20 सेंटीमीटर। और अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता होता कि जिस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहे हो, अगर वो फ्रीक्वेंसी पता होता तो लेमडा कितना हो जाता, वेलोसिटी कितना हो जाता, एफ इंटू लेमडा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ अभी तुमने पता कर लिया, वेलोसिटी पता कर लेंगे। ठीक है, तो लिखना कुंस थ्योरी। अब इसके नीचे ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, तो तुमको किताब में भी मिल जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लिखो कुंस थ्योरी। कुंस थ्योरी, इसी में छोटा सा टर्म है वो लिख लेंगे। लिखना व्हेन rod is when rod is hit by a hammer, when rod is hit by a hammer, longitudinal waves are produced in the rod. Longitudinal waves are produced in the rod. Longitudinal waves are produced in the rod, which get transmitted to the medium inside the tube, then with the help of length of rod, with the help of length of rod and length of air column inside the tube, length of rod हो गया, length of rod and length of air column inside the tube, we can find velocity of wave, in the tube, लिखना frequency of vibration and frequency of wave produced in the tube, frequency of vibration and wave produced in the tube is same, then अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वही हमारा काम क्या होगा कि इधर के हेल्प से हम क्या पता करते हैं, दो नोड एक, इन दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस पता कर लेंगे। ठीक है, जो तुम्हें क्या देगा, एल एयर देगा। ये क्या देगा, जो ट्यूब के अंदर है, ट्यूब के अंदर दो नोड का बीच का हमें गैप पता है, स्केल पे पता चल जाएगा सीधे, दैट इज व्हाट, एल एयर। और ये जो एल एयर होगा ये किसके बराबर होगा, लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। और सिमिलरली जो हमने रॉड क्लैंप करा था, रॉड कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे क्लैंपिंग करके रखा हुआ था, तो रॉड जो क्लैंप करके रखे हो उससे क्या मिलेगा तुमको कि ये जो लेंथ ऑफ रॉड है, यहाँ पर भी नोड प्रोड्यूस होता है, यहाँ एंटी नोड और यहाँ एंटी नोड, यहाँ पर से भी तुम्हें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ रॉड विल बी व्हाट, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बाई होगा। अब तुम्हें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दोनों केस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, क्योंकि रॉड को हिट कर रहे हैं, इसको हिट कर रहे हैं, इधर जो
साउंड है उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और वही डिस्टरबेंस इसमें ट्रेवल कर रहा है और फिर वो वहां से वापस टकरा करके स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी तुमने प्रोड्यूस किया यही ड्राइविंग फोर्स है जिसके चलते क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, जो लेमडा 1 होगा, और लेमडा हमें क्या पता है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ, तो लेमडा 1 जो होगा इट विल बी v1 बाई एफ। 1 क्यों नहीं लिख रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर लेमडा 2 देखोगे तो कितना होगा, v2 बाई एफ। लेमडा 1 लेमडा 2 यहाँ पुट कर दो, लेमडा 1 लेमडा 2 पुट कर दोगे तो क्या दिखेगा, एल एयर इज इक्वल टू, लेमडा 1 की जगह पुट कर दोगे क्या, v1 बाई एफ, और एल रॉड की जगह अगर देखोगे तो इट विल बी v2 बाई एफ। दोनों का रेशियो लोगे क्या बचेगा, लेंथ ऑफ एयर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू v1। v1 किसके लिए यूज हो रहा है, एयर के लिए, तो मैं एयर लिख दे रहा हूं, और v क्या है, रॉड। अगर तुमको v एयर निकालना है तो क्या क्या चाहिए, जो वेलोसिटी रॉड में प्रोड्यूस हो रहा है और लेंथ एयर कॉलम का दिख रहा है तुमको एक्सपेरिमेंट से, रॉड जो तुमने लिया है उसका भी लेंथ तुम्हें पता है, अननोन क्या बचा, एयर। सो v एयर विल बी v rod into length of air divided by length of rod। लिख लो। हो गया, जल्दी लिख। लिखो आ रहा है। हो गया, इसमें लिखना, दिस थ्योरी इज यूज्ड this theory is used, number 1, to compare, this theory is used, इसमें नंबर 1 में लिखना, to compare speed of sound in different gases, speed of sound in different gases। ठीक है, जैसे ट्यूब के अंदर एक बार हाइड्रोजन रख लिए, एक बार ऑक्सीजन रख लिए, फिर वहां से कंपेयर कर लेंगे कि साउंड की स्पीड जो है वो दोनों में कैसा है, कंपैरिजन कर सकते हो। नंबर 2 में लिखना, टू कंपेयर, नंबर 2 में टू कंपेयर स्पीड ऑफ साउंड, टू कंपेयर स्पीड ऑफ साउंड in solid and gases, to compare speed of sound in solid and gases। सॉलिड और गैस में भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे रॉड जो है मे बी अल्मोनियम चेंज कर लो या फिर ब्रास चेंज कर लो और उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो। नंबर 3 लिखना, कंपैरिजन ऑफ, नंबर 3 है कंपैरिजन ऑफ
comparison of velocity of sound in two solids. Comparison of velocities of sound in two solids. दो सॉलिड में साउंड जो होगा उसका भी स्पीड कंपेयर कर सकते हो. अगेन रॉड एक बार चेंज कर लिए, फिर दूसरी बार कोई और रॉड रख लिए, उसके चलते भी क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो. ठीक है, चलो नोट में थोड़ा सा टर्म लिखेंगे. ये कभी कभी यूज होता है यूनिसन और ऑक्टेव. कभी कभी कोई क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें टर्म दे देगा यूनिसन या फिर ऑक्टेव. तो यूनिसन का क्या मतलब होता है? हाँ, इसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है वो होता है 1:1. जब फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना है, दो तुम्हारे पास मीडियम है और दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है कितना है, 1:1 है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसन बोलते हैं. ऑक्टेव का क्या मतलब है, ऑक्टेव में जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, 2:1 होगा. ठीक है ना, मतलब अगर एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 होगा. ठीक है ना, तभी क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वेव फॉर्मिंग ऑक्टेव विद द सेकंड वेव. ठीक है ना, तो लिखना यूनिसन मतलब रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, नोट में लिख लो, यूनिसन में लिखना रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1:1. रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1:1. और ऑक्टेव में लिख लेना रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2:1. रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2:1. क्या हो गया, क्वेश्चन लिखो एक, लिखना 16 tuning forks 16 tuning forks are arranged 16 tuning fork are arranged adjacent to each other are arranged adjacent to each other are arranged adjacent to each other if if their frequencies if their frequencies are in increasing order if their frequencies are in increasing order and there is a difference of 8 hertz and there is a difference of 8 hertz 8 hertz between two consecutive forks. There is a difference of 8 hertz between two consecutive forks and frequency of final and frequency of last लिख सकते हो, frequency of last and frequency of last fork is forming octave. Frequency of last fork is forming octave with first one. Frequency of last tuning fork is forming octave with first one. Then find frequency of first tuning fork. Then find frequency of first tuning fork.
पढ़ो, ट्राई करो कैसे होगा। आया कुछ? 112 112 देखें, चेक करो फिर से। 120, हाँ। देखो ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज किया गया 1 to 16, ऐसे बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज करके रखे हुआ, ठीक है, 1 से 16 तक। अब कह रहा है कि इसका और जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी f है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2f। और नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है कि जो दो एडजेसेंट वाले हैं, दो जो तुम्हारा कंसेक्यूटिव ट्यूनिंग फॉर्क है उसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का है। अब डिफरेंस 8 का है तो -8 भी हो सकता है और +8 भी हो सकता है, लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर इसका f है तो नेक्स्ट वाले कितना होगा, f+8। इस अगले वाले कितना होगा, f+2 × 8, ऐसा होगा ना। फोर्थ वाले का अगर देखते तो कितना होता, f+3 × 8। यानी देखो अगर फोर्थ का देख रहे हो ना तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। अगर फोर्थ का देख रहे हो तो 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, यानी जब 16 का देखोगे तो क्या करोगे, f+15f, f+15 × 8, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2f के बराबर। सो क्या लिख सकते हो, f+15 × 8 बराबर किसके होगा, 2f के बराबर। ये इधर जाके माइनस कर लेगा, सो f कितना हो जाएगा, 120 हर्ट्ज। एपी की तरह, एपी में होता है ना सक्सेसिव जो भी होता है उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, उस तरीके का कुछ फॉर्मूला है। तो अगेन फॉर्मूला याद रखने का इसमें कुछ जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोच सकते हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लाउडनेस। लिखना, loudness of a sound, loudness of a sound, loudness of a sound depends on loudness of a sound depends on amplitude, depends on its amplitude. Loudness of a sound depends on its amplitude, and therefore and therefore and therefore on the intensity, and therefore on the intensity of sound wave. The intensity of sound wave. So on the हाँ ठीक है, full stop. Next लिखना, loudness is measured, loudness is measured, loudness is measured in terms of loudness is measured in terms of
logarithmic scale of loudness is measured in terms of logarithmic scale of intensity. Loudness is measured in terms of logarithmic scale of intensity. अब देखो इसका क्या मतलब है, अब हमारे पास साउंड है, जैसे हमारे पास इंटेंसिटी है, बहुत सारे साउंड है जिनका इंटेंसिटी 1, 100, 10,000 ऐसा कुछ रखा हुआ है, या फिर 10,000 ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इंटेंसिटी से कंपेयर करके हम क्या बताते हैं, लाउडनेस बताते हैं। लेकिन लाउडनेस जो है ना, उसका जो रिलेशन है डायरेक्टली शो नहीं करते हैं। कैसे शो करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल से शो करते हैं। मतलब देखो, अगर पहले इंटेंसिटी कितना था, 1 था, तो log 1 जो होगा कितना होगा, log 1 की वैल्यू कितनी होगी, log बोलना है इसका, नेचुरल log नहीं बोलना है, यानी यहाँ बेस कितना होगा 10, और log 1 कितना होता है 0। अगेन जब 100 के लिए बताओगे ना, तो इंटेंसिटी विल जस्ट इंक्रीज, कितना होगा, log 10 रखोगे, log 100 रखोगे तो क्या आएगा, पहले एक बार 10 भी पुट कर सकते हो। तो अगर log 100 रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर बीच में log 10 या 10 होता तो एक और टर्म इधर लिख सकते थे, log 10 बेस 10 होता तो कितना होता। तो जब इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी कितने टाइम से बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ा 10 टाइम से, तो लाउडनेस कितने टाइम से बढ़ रहा है, 2 टाइम से बढ़ रहा है। जब इंटेंसिटी कितने टाइम से बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 टाइम से बढ़ रहा है ना, तो लाउडनेस को हमने स्केल करके कहा लेके गए हैं, लाउडनेस को हम इंटेंसिटी लॉगरिथमिक स्केल पे देखते हैं। और लॉगरिथमिक स्केल पे जब देखोगे तो इंटेंसिटी यहाँ पुट कर दो, और वो इंटेंसिटी से बाहर क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। क्या बढ़ रहा है, 10 से 100 हो रहा है, तो 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ ना। फिर यहां से अगर जाओगे 100 से कितना जा रहे हो 1000, तो कितना टाइम से बढ़ा अगेन। लेकिन जो टर्म है यहाँ पुट करोगे, लॉगरिथमिक लॉग 1000 कितना होगा, 3 होगा। तो अब देखो अगेन तुमने अगला फिर 10 टाइम से बढ़ाया, फिर से 10 टाइम से बढ़ा, तो इंटेंसिटी कितने से बढ़ा, 1 यूनिट से बढ़ा, 3 यूनिट नहीं बढ़ा, कितने यूनिट से बढ़ा, 1 यूनिट से बढ़ा। तो जो स्केल है ना, स्केल जो अगर तुम इंटेंसिटी का स्केल पुट करते हैं तो बहुत बड़ा होता, जो इंटेंसिटी का स्केल हम पुट करते तो क्या होता, बहुत बड़ा होता। उस स्केल को हमने क्या करा है, रिड्यूस करा हुआ है, कि हम लाउडनेस को क्या कर सके इस छोटे में ही। देखो अब इस इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता ना, 10,000 होता, तो भी अगर इसको लॉगरिथमिक स्केल पे ले जाते तो कितना बाहर निकलता, 4। तो यहाँ 1 2 3 अप टू 1000 लिखने का जरूरत नहीं है, 10,000 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर देंगे, लाउडनेस सीधे मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा 0। तो ये जो स्केल है ये किसका है, लॉगरिथमिक स्केल ऑफ इंटेंसिटी, जो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, लाउडनेस रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है बात। तो वही तुमको लिखा हुआ कि जो भी लाउडनेस मेजर करते हैं वो किस टर्म में करते हैं, वो मेजर करते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पे। तो लाउडनेस जो होगा तुम्हारा क्या होगा, लॉग ऑफ आई, और अगर लॉग ऑफ आई लिखा हुआ तो इसका बेस कितना है 10 होगा। तो ये सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, बस क्या लिखना था, लाउडनेस इज इक्वल टू, दैट इज लाउडनेस इज इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में एल से लिखते हैं, इट विल बी लॉग आई। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि सारे इंटेंसिटी का साउंड हम सुन ही ले, क्योंकि हम जो लाउडनेस है वो अपने बेसिस अपने अनुसार क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सारे का सारा लाउडनेस हम सारे का सारा इंटेंसिटी का साउंड हम सुन ही लेंगे। हम कुछ मिनिमम ऐसा इंटेंसिटी होगा जो सुन पाएंगे, उसके नीचे अगर जाओगे तो नहीं सुन पाओगे, क्योंकि ह्यूमन ईयर का अगेन लिमिटेशन है। और अगर उस लिमिट के ऊपर नीचे गए तो क्या होगा, सुनाई नहीं देगा तुमको। तो जिस इंटेंसिटी पे हम सुन पाते हैं लिखना, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड
minimum intensity of audible sound, minimum intensity of audible sound is 10 raised to power is 10 raised to power minus 12, 10 raised to power minus 12 watt per meter square. That is I naught. I naught will be 10 raised to power minus watt per meter square. अच्छा एक चीज कर लेना, इस फॉर्मूला में बाहर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये जो भी फॉर्मूला है तुम्हारा उसमें बाहर 10 से मल्टीप्लाई कर देना। L इज इक्वल टू क्या होता है 10 टाइम्स ऑफ लॉग इंटेंसिटी। हो गया? इसका यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ लाउडनेस। ये जो भी टर्म यहां से बाहर निकल के आएगा उसको किस में मेजर करेंगे, डेसिबल में मेजर करेंगे। तो लिखना यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। डेसिबल में ये जो बेल वाला टर्म है ये किसके नाम पे आया है, ग्राहम बेल के नाम से। और डेसी मतलब क्या होता है 1/10। डेसी सेंटी पढ़े हो ना, सेंटी का क्या मतलब होता है, सेंटी का 1/100, डेसी का मतलब हाँ, तो डेसी बेल के पहले लगा हुआ है डेसिबल, ठीक है। क्योंकि अगेन 1 बेल इसको करते हैं ना, तो 1 बेल एक लार्ज यूनिट हो जाता। अगेन हमने क्या करता था, लॉग करके उसको बहुत ही छोटा कर दिया, अब इतना छोटा कर दिया कि बेल अब उसके लिए लार्ज यूनिट हो गया। तो हम जब मेजर करते हैं उसको किस फॉर्म में मेजर करते हैं, डेसिबल में। मतलब जो भी टर्म है उसको किससे डिवाइड कर दिया है, 10 से डिवाइड करके मेजर कर रहे हैं। लिखना नोट में लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ या लाउडनेस ऑफ नॉर्मल टॉक, लाउडनेस ऑफ नॉर्मल टॉक इज अबाउट, loudness of normal talk is about कितना होगा 60 डेसिबल। सिंबल डेसिबल का डीबी होता है, 60 डीबी होता है। यानी जो भी हम नॉर्मल बात करते हैं उसका लाउडनेस कितना होगा इस स्केल पे, 60 डेसिबल होगा। लिखना रिलेटिव साउंड लेवल, रिलेटिव साउंड लेवल, रिलेटिव साउंड लेवल। अब दो साउंड को अगर कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव साउंड लेवल, देखो एक दो तरीके कंपैरिजन होता है। एक हम मिनिमम कितना सुन पा रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं, या दो म्यूजिक है उसका खुद का अगर लाउडनेस कंपेयर करना है तो जो मिनिमम सुन सकते थे, या लाउडनेस ऑफ, या मिनिमम लाउडनेस बोल सकते हो, मिनिमम लाउडनेस विच इज ऑडिबल, जो हम सुन सकते हैं मिनिमम वो कितना होगा, एल मिनिमम की जो वैल्यू होगी इट विल बी 10 लॉग ऑफ आई नॉट, ये होगा। और उसके बाद मान लो लाउडनेस एट इंटेंसिटी I1। तो अगर कंपेयर करोगे L1 की वैल्यू कितनी होगी 10 लॉग I1 होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे रिलेटिवली तो तुमको रिलेटिव जो साउंड लेवल मिलेगा जिसको SL से लिखते हैं। सो SL जो होगा इज गिवन एज 10 लॉग I1/I0, जहां अगेन I0 की वैल्यू कितनी होगी। अब इस टर्म को क्या बोलेंगे, इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव साउंड लेवल, जिसमें हम किस किस टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, मिनिमम जो हम सुन सकते हैं और एक इंटेंसिटी आई
ठीक है, ये इंटेंसिटी क्या है, ये मे बी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगर ज्यादा होगा तो सुन नहीं पाओगे, और उस टाइम में जब कंपैरिजन करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इसको जब कंपैरिजन करोगे, आई नॉट की वैल्यू अगर आई से कम है तो ये 1 से छोटा हो गया, और 1 से छोटा का बाहर क्या आएगा, नेगेटिव बाहर आएगा। एसएल का फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा, साउंड लेवल है, जिसको डेल्टा एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर दो साउंड को कंपेयर कर रहे हो, दो साउंड का लाउडनेस कंपेयर कर रहे हो, लाउडनेस या रिलेटिव लाउडनेस, of sounds having intensity I1 and I2 कितना होगा। इस केस में SL जो होगा, इट विल बी 10 log I1 by I2। 2 के रेस्पेक्ट में 1 का देख रहे हैं, तो जो लाउडनेस होगा इट विल बी, जो आई नॉट वाला टर्म है किससे रिप्लेस हो जाएगा, I2 से रिप्लेस हो जाएगा। पहले हम किससे कंपेयर कर रहे थे, जो हम सुन पाते थे उसके बेसिस पे, कि उसके रेस्पेक्ट में कितना लाउडर है जो म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है वो। ये जो कंपैरिजन ये किसका है, मान लो 2 डीजे बज रहा है, दोनों का लाउडनेस कंपेयर कर रहे हैं, तो एक का इंटेंसिटी I2, दूसरे का इंटेंसिटी I1। और जो ऑडिबल, जो हम सुन पाते हैं ना, उसको कहां पे रखते हैं, 0 पे रखते हैं। जब स्केलिंग करते हैं ना, जैसे वॉल्यूम वाला देखो होगा, वॉल्यूम ऐसे होता है ना, पहले रेडियो या टीवी जो आता था, नॉब आता था, जिसमें नॉब घुमाते तो वॉल्यूम क्या होता था, धीरे धीरे बढ़ता था। तो 0 कहां पे मेंशन होता है, जैसे ये नॉब है, 0 कहां पे मेंशन होगा, आई नॉट के लिए। इसको घुमा करके पूरा 0 कर दोगे तो इंटेंसिटी जो मेजर करेगा, ये कौन से टर्म पे मेजर करेगा, आई नॉट पे मेजर करेगा। अब इससे इसके रेस्पेक्ट में बढ़ाओगे तो I1, लेकिन इस अगेन इसको I1 I2 के फॉर्म में नहीं लिखेगा, कैसे फॉर्म में लिखेगा, 10 log I0 के टर्म में। इसको कैसे लिखेगा, 10 log I1 के टर्म में। तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाउडनेस रिप्रेजेंट करेगा। जो भी यहाँ पे रीडिंग होगा किसका होता है, लाउडनेस का होता है। अब इसको इंक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो सबसे कम वाला जो लाउडनेस है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, I0 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। और जब भी हम कैलिब्रेशन करते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो भी लाउडनेस होता है उसको क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, फिर 0 से कंपेयर करते हैं, और उसी के लिए ये रिलेटिव वाला टर्म यूज हुआ है। ठीक है, लिखना नेक्स्ट स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, अरे एक अभी तो पढ़ा दिए, लाउडनेस। लाउडनेस क्या है, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। और अगर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तभी देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे डीजे बज रहा है, अगर तुम सुनना चाहोगे कहाँ से, फुल पार से, तो तुमको लाउडर सुनाई देगा, या पास में रहोगे तब लाउडर सुनाई देगा, पास में हो रहते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फिर लाउडनेस क्या होगा। और जब साउंड ट्रेवल करता है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होगी। एनर्जी लॉस होने के चलते क्या होगा, तुम्हारा एम्पलीट्यूड घटेगा। इसलिए एम्पलीट्यूड घट रहा है तो लाउडनेस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। दूसरा होता है पिच। अब ये कब यूज होता है, पिच हम कब यूज करते हैं, दो साउंड है, दोनों का लाउडनेस सेम है, दो ऐसे साउंड है और दोनों का लाउडनेस क्या कर दिया,
सेम कर दिया, तो उसको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे? पिच के बेसिस पे, क्योंकि पिच किससे कंपेयर करते हैं? फ्रीक्वेंसी पे। पिच डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो कि दो साउंड आ रहे हैं, दोनों साउंड को डिफरेंशिएट करना है, जबकि दोनों का लाउडनेस क्या है? सेम है, तो हम किसके पास पहुंचेंगे? पिच के पास पहुंचेंगे, क्योंकि पिच डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो लिखना डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और पिच के बेसिस पे दो तरीके का साउंड होता है, क्या क्या? अरे वाह, हाई पिच लो पिच से तो सीधे पता ही चल जाएगा पिच ज्यादा है कम है। श्रिल और ग्रेव। तो अगर श्रिल साउंड है तो इसका क्या मतलब होता है? अब इसको हाई पिच और लो पिच में लिख सकते हो। श्रिल का क्या मतलब है? आधे लोग लो आधे पिच। हाँ, श्रिल का मतलब होता है हाई पिच। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे अब हाई पिच लिख दो। नहीं तो अभी यहाँ पे हाई पिच लो पिच लिख देंगे ना, तो बाद में बच्चे सर श्रिल है ग्रेव है, श्रिल है ग्रेव है, दिमाग खा जाते हैं। तो पहले ही श्रिल लिख दो, फिर उसके बाद हाई पिच, उसके पास ब्रैकेट में, और ग्रेव के सामने क्या लिखोगे? लो पिच। अब श्रिल वॉइस के कैटेगरी में क्या क्या आता है? श्रिल वॉइस का एग्जांपल? चिल्लाना श्रिल कैसे हो गया यार? ट्रेन का हॉर्न ग्रे होता है यार। हाँ, लिख लो एग्जांपल्स में, लिख लो एग्जांपल ऑफ श्रिल में लिख लो। वॉइस ऑफ फीमेल, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा था, उसको पता था लेकिन जानबूझ के बोल नहीं रहा था। वॉइस ऑफ फीमेल कॉमा नाइटेंगल, फीमेल लिख लो या फिर नाइटेंगल लिख लो। जो चिड़ियों का वॉइस होता है ना, कैसा होता है? श्रिल होता है। और श्रिल का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब उनका जो वोकल कॉर्ड है ना, उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी जब होगा तो साउंड कैसे निकलेगा? श्रिल निकलेगा। ठीक है, ग्रेव का एग्जांपल क्या होगा? वही वॉइस ऑफ मैन या वॉइस ऑफ लायन। खुश हो गए, हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है? हाँ, बेचारा फीमेल का कंपैरिजन कर दिया नाइटिंगेल से, और हमारा किससे कर रहे हैं? सीधे शेर से। हाँ, ग्रेव मतलब ब्रैकेट में लो पिच भी लिख देना, नहीं तो फिर उसमें पागल होते रहोगे। ज्यादा खुश हो मत, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी हो क्या है? लो है। दूर दूर तक जाने से फ्रीक्वेंसी को कुछ लेना देना नहीं होता। दूर किससे जाता है? एम्पलीट्यूड से। इससे डिस्टेंस कवर करने से पिच को कुछ नहीं करना। ठीक है ना? पिच का क्या मतलब है? बस वो श्रिलनेस और ग्रेवनेस पता करवाएगा। और अगर दो साउंड, दोनों का लाउडनेस और पिच दोनों सेम है, लाउडनेस भी सेम है और फिर पिच भी सेम है, तो कैसे कंपेयर करते हैं? थर्ड फैक्टर है जिसको बोलते हैं क्वालिटी और टिम्बर। ये दो प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम ही नाम है, या तो क्वालिटी बोल लो या फिर उसको क्या बोल लो। हाँ, तो इसको कंपैरिजन में कब लाएंगे? जब ऐसा दो साउंड हमारे पास जिसका लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, ना तो उसको एम्पलीट्यूड के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो और ना ही फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। फिर इसको कैसे कंपेयर करेंगे? टिम्बर और क्वालिटी। और टिम्बर और क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पे। किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। जैसे दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके रख दिए हैं, एक फ्लूट है और एक पियानो है, लेकिन हम बता सकते हैं कि कौन सा जो म्यूजिक है वो पियानो से आ रहा है और कौन सा म्यूजिक फ्लूट से आ रहा है। अब दोनों का जो वेव फॉर्म होता है ना, वो उसमें डिफरेंस होता है। लाउडनेस भी अगर दोनों का सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी भी दोनों का सेम रखते हैं, लेकिन उसका जो वेव फॉर्म होगा दैट में भी डिफरेंट। मान लो एक का वेव फॉर्म ऐसा नॉर्मल आ रहा है, दूसरे का वेव फॉर्म है जो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, इस तरीके का चल रहा है। ये दोनों जो वेव फॉर्म है, ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका भी एम्पलीट्यूड
ए, इसका टाइम पीरियड टी और इसका टाइम पीरियड टी, सब कुछ सेम है, ए टी दोनों सेम है, लेकिन वेव फॉर्म क्या है दोनों का, अलग अलग है। तो जब इस तरीके कंपैरिजन करना होगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी या फिर टिम्बर बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड करेगा, वेब फॉर्म पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखेंगे इको। ना टॉपिक बदल गया, क्वालिटी खत्म हो गया, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा इको। क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है? क्या हो जाएगा? डॉपलर तो 5 मिनट में कर देंगे, डॉपलर में कुछ नहीं है यार, डॉपलर अलग लेवल के भौकाल में रहता है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, सवाल आते हैं उससे, लेकिन वो 5 मिनट का भी नहीं है। लिखो, लिखना इको में रिपीटिशन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ साउंड after reflection from, repetition of sound after reflection from some obstacle, some obstacle, ब्रैकेट में लिख देना रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रिफ्लेक्टर, इज नोन एज इको, इज नोन एज एको। अब देखो एको के टाइम में क्या होता है ना, हमें एक से ज्यादा साउंड सुनाई देगा, जैसे खुद बोला, कुछ देर बाद तुम्हारी वॉइस क्या करेगा, तुमको सुनाई देगा, क्योंकि वो क्या हुआ, किसी दूर ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस तुम्हारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये जो इको है वो किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड है। अब होता क्या है ना कि जरूर नहीं कि हर बार तुम इको सुनोगे, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा हमेशा, जब भी यहां से मैं बोल रहा हूं साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन सुनने के लिए जो भी सोर्स है और रिफ्लेक्टर है उसमें एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उस डिस्टेंस से अगर कम रहेगा तो एको सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो ईयर है ना उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है कितना, 0.1 सेकेंड। अगर दो साउंड को डिस्टिंक्टली सुनना है, दो साउंड आ रहा है डिस्टिंक्टली दोनों को सुनना है, तो दोनों में गैप कम से कम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ईयर है इसी बेसिस पे डिजाइन करा गया है कि दो साउंड को वो तभी सुन लेगा डिस्टिंक्टली जब उसमें दोनों साउंड कान तक पहुंचने में गैप कितना होना चाहिए, 1 सेकंड होना चाहिए। अगर उससे कम का गैप है तो फिर नहीं सुन पाएंगे। इसलिए ई को सुनने के लिए अगर इसको यूज करके अगर कंपेयर करोगे तो जो डिस्टेंस आता है अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 17 मीटर के आसपास। मतलब जो भी तुम्हारा ऑब्स्टेकल है और जो सोर्स है, सोर्स अगर ई को सुनना चाहता है तो उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 17 मीटर या उससे ज्यादा, 17 मीटर से कम रहेगा तो नहीं सुनाई देगा। इसलिए जो छोटा रूम होता है ना उसमें इको नहीं सुनाई देता है, बड़े हॉल में या जो दो क्लिफ है तुम्हारा, ठीक है, दो क्लिफ मतलब दो पहाड़ी के बीच में जाके चिल्लाओगे कुछ देर बाद तुम्हारा ये आवाज तुमको सुनाई देगा, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, इको के चलते। तो लिख लो, टू हियर एंड इको क्लियरली, to hear and echo clearly, to hear and echo clearly, and echo clearly, distance between observer, distance between and observer and obstacle या reflector, observer and reflector should be at least 17 meter, should be at least 17 meter. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, इको खत्म हो गया, नेक्स्ट हेडिंग है
रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन समझेंगे रिवर्बरेशन क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे बोल दो और चुप हो जाओ, तो कुछ टाइम तक ऐसा फील होता है ना कि साउंड क्या है, अवेलेबल है। जैसे कुछ चीजें बोल रहा है, बोलते बोलते अचानक से रुक गया, तो ऐसा नहीं होता कि जो सोर्स है ना उसके रुकते ही साउंड जो है वो खत्म हो गया। कुछ देर तक क्या होता है, तुम्हारे कान बजते रहते हैं, ऐसा फील होता है कि आवाज कान तक आ रही है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। क्योंकि जब भी कुछ बोला जाता है या साउंड का कोई भी सोर्स है, अगर वो साउंड सोर्स था, सडनली उसको स्टॉप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसको स्टॉप करते ही म्यूजिक क्या हो गया या साउंड क्या हो गया, खत्म हो गया। वो एग्जिस्ट करता है थोड़े देर के लिए, परसिस्ट करता है थोड़े देर के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो लिखना इसमें परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस मतलब वही एग्जिस्टेंस, persistence of sound even after even after even after source has persistence of sound even after source has stopped producing sound, source has stopped producing sound, stopped producing sound is known as reverberation, reverberation and and reverberation and time for which and time for which this sound exists and time for which this sound exists is known as reverberation time, is known as reverberation time. तो जितना टाइम के लिए वो साउंड एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन टाइम बोलेंगे। और ये जो रिवर्बरेशन टाइम है वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है V बाई ए रेशियो पे, कि जो रूम है उसका वॉल्यूम कितना है और उसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, तो लिखना दिस रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड्स ऑन, दिस रिवर्बरेशन टाइम depends on volume, reverberation time depends on volume and बाई बाद में लिख देंगे जब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ रूम एंड हॉल, सरफेस एरिया ऑफ रूम और हॉल। रूम में चिल्लाओगे तो उसमें साउंड कितना देर तक परसिस्ट करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन कि उस रूम का वॉल्यूम कितना है, या फिर हाँ, और जो फॉर्मूला है RT, इट इज गिवन एज 0.166 V बाई A। RT इज योर रिवर्बरेशन टाइम, जो कितने के बराबर होगा, 0.166 V बाई A। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, वॉल्यूम दे देगा, एरिया दे देगा दो रूम का, और बोलेगा बताओ रेशियो ऑफ रिवर्बरेशन टाइम इन बोथ द रूम्स, यहां से कंपेयर कर लेंगे। सरफेस एरिया का क्या मतलब है, सरफेस एरिया जितने भी एरिया है रूम का, चार दीवार का एरिया, छत का और फ्लोर का, सबका एरिया का ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ रूम। और वॉल्यूम कहां से मिलेगा, वॉल्यूम निकालना जानते हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी as a function of, intensity as a function of, intensity as a function of distance from, intensity as a function of distance from source,
अब जो भी इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस अगर सोर्स से बढ़ता है तो उस पे कैसे घटेगा या बढ़ेगा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें भी कंडीशन होता है कि सोर्स जो है वो अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये तुम्हारा पॉइंट सोर्स था, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, आई कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ये तुम्हारा सोर्स, और इस पॉइंट पी पे तुम क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, इंटेंसिटी कितना है वो कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स से क्या इमिट हो रहा होगा, एनर्जी, और एनर्जी जो भी बेसिकली यहाँ पे इमिट होता है उसको हम देखते हैं किस टर्म में, पावर के टर्म में। ठीक है ना, जो भी एनर्जी यहाँ से निकलेगा उसको रेट के टर्म में देखेंगे, टोटल एनर्जी के टर्म में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो वेव है, वेव के पावर के जनरली बात करते हैं, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है वो। तो यहाँ से जो भी पावर रिलीज होगा वही प्रोपागेट होगा इस पूरे रीजन में। ठीक है, अब इस पूरे रीजन की हमें जरूरत नहीं है, हमें कहाँ का जरूरत है, पॉइंट पी का। अब इस पॉइंट पी पे जो भी इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, दिस पावर डिवाइडेड बाई यहाँ का जो, अब देखो इसमें होगा क्या ना, 3D में देखोगे तो ये जो पूरा साउंड प्रोपागेट हुआ पूरे वॉल्यूम में प्रोपागेट होगा, और ये वॉल्यूम कैसा होगा, स्फेरिकल, जो पूरा स्फीयर होगा, इस पूरे स्फीयर में यहाँ जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो इस पूरे स्फीयर में जाकर के फैलेगा। ठीक है, तुम्हें इस पूरे स्फीयर का नहीं चाहिए, तुम्हें कहाँ का एनर्जी चाहिए, इस पॉइंट का चाहिए, और यहाँ का एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या देगा, इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या देगा। अब जो चीज यहाँ से पावर जो हो रहा है वो इमिट हो रहा है, अगर इसी पावर को टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यही पावर क्या हो गया, इस पूरे वॉल्यूम में इमिट हुआ है, तो इस पावर को अगर इस टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे, क्या देगा, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों बोलना है, क्योंकि जो भी एनर्जी यहां से इमिट हुआ है, जो भी पॉइंट सोर्स होता है वो एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करता है, स्फेरिकल फॉर्म में। जैसे बल्ब है, बल्ब रूम में अगर ग्लो कराओगे तो क्या होगा, स्फेरिकल फॉर्म में पावर इमिट करेगा, तो ये स्फेरिकल फॉर्म में इमिट हुआ है। आर डिस्टेंस दूर पे जाओगे तो स्फेयर कितना बड़ा हो जाएगा, उसका जो सरफेस एरिया होगा डेट विल बी 4 पाई, तो अगर पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर देखोगे, यहां से क्या पता चलेगा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए, ये भी ध्यान देना, यानी अगर पॉइंट सोर्स होगा तो जो एनर्जी है वो ज्यादा जल्दी वैनिश होगा, इंटेंसिटी ज्यादा डिक्रीज होगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। दिस आर इज व्हाट, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये सेम चीज यूज होता है लाइट में भी, यही रिकॉल करवा देंगे कि लाइट में ये बता चुके हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होता है, रेडियस के इनवर्स, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के। नेक्स्ट बी, लाइन सोर्स। अगर तुम्हारे पास लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स जब होता है, जैसे ये तुम्हारा सोर्स है, यहां से जो एनर्जी इमिट होगा उसके जो वेव फ्रंट होंगे वो कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे। ठीक है, मतलब अगर यहां पर चेक करना चाहते हो, ये कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस दूरी पे है, यहां से पावर इमिट हो रहा है, इस पॉइंट का जो इंटेंसिटी होगा अगेन इट विल पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सिलेंडर। इस बार क्या लेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू लेंथ, जो लेंथ है इसका वो। अब देखोगे तो इंटेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पावर सोर्स। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके लिए, लाइन सोर्स के लिए।
क्या खत्म कर दे? अरे कुछ है नहीं यार इसमें, डॉपलर इफेक्ट में कुछ नहीं है। 10 मिनट में तो अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट नहीं नहीं, आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन मत। डॉपलर से सवाल आते हैं, आराम से समझेंगे क्या होता है। हो गया, लिखो इसमें। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन change in frequency due to relative motion between change in frequency due to relative motion between source and observer, relative motion between source and observer is known as Doppler effect, is known as Doppler effect, is known as Doppler effect. फुल स्टॉप, पैरा छोड़ के लिखना। frequency reaching the observer, frequency reaching the observer is different from frequency emitted by source, is different from frequency emitted by source, and this frequency is known as क्या बोलेंगे इसको? apparent frequency. This frequency is known as apparent frequency. अब ये जो apparent frequency है, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे सोर्स ने प्रोड्यूस किया fs, सोर्स ने कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया? fs। ऑब्जर्वर को मिला क्या? f apparent। ऑब्जर्वर को क्या मिल गया? f apparent मिला। अब इस f apparent के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब जो चेंज होगा ना कब दिखेगा? जब दोनों में रिलेटिव मोशन है तभी। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो नहीं दिखेगा। और रिलेटिव मोशन में भी साथ साथ कैसा रिलेटिव मोशन होना चाहिए? लाइन के अलोंग, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे के मूव कर रहे हैं तो फिर नहीं देखेंगे, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो नहीं देखेंगे। जब भी जो भी रिलेटिव मोशन होगा उसमें तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन यह है कि लाइन के अलोंग रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। मोशन दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को या फिर सेपरेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो पॉइंट नंबर 1 लिखना, when source and observer approach each other, source and observer approach each other, apparent frequency is more than frequency of source. Apparent frequency is more than frequency of source. नंबर 2 में लिख लो, नंबर 2 में लिखना, when source and observer separate from each other, when source and observer separate from each other, source and observer separate from each other, apparent frequency is less than frequency of source, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना, यहां से अलग अलग सिचुएशंस बनते हैं। अब तुम्हें मेन जो चीज है क्या याद रखना है? यही दो चीज,
नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भी कुछ भी हो सकता है, मे बी दोनों ऐसे मूव कर रहे हो, मे बी दोनों ऐसा मोशन हो रहा, ऐसा मोशन, इस तरीके का मोशन, यहाँ से अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है ना, हमें वो सब कॉम्बिनेशन भूल जाना, हमें याद क्या रखना है कि अप्रोच कर रहे या फिर सेपरेट हो रहा है। जब अप्रोच करेगा तो जो एफ अपेरेंट होगा इट विल बी ग्रेटर देन एफ एस, और जब सेपरेट कर रहा होगा तो एफ ए शुड बी लेस देन एफ एस। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो एक ही फॉर्मूला होता है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पता करने का एक ही फॉर्मूला होगा। उसी फॉर्मूला को क्या करना होता है, मॉडिफाई करके अलग अलग जगह पे यूज करना होता है। तो लिखना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई apparent frequency heard by observer, apparent frequency heard by observer is given as एक फॉर्मूला बता रहा है, उसी फॉर्मूला को क्या करना है, मॉडिफाई कर करके यूज करना है। जो एफ अपेरेंट होगा, कभी कभी क्वेश्चन देखोगे एन डैश से भी रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होगा, एफ एस वी डिवाइडेड बाई वी प्लस, या इधर माइनस इधर प्लस, वी ओ डिवाइडेड बाई वी एस, ऐसे लिखते हैं। और इसी फॉर्मूला में प्लस, ये माइनस के नीचे क्या लिख रहे हैं, प्लस, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वो जानबूझ करके उल्टा लिख रहे हैं। ऊपर वाला जो है उसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला लिखा हुआ माइनस और ये नीचे क्या है, प्लस, लेकिन जो नीचे टर्म का ऊपर क्या है, प्लस और नीचे माइनस, ये जानबूझ करके ऐसे लिख रहे हैं, दोनों ऊपर नीचे प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, वो अभी एक समझा देंगे क्यों कर रहे हैं। एफ एस क्या है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या सॉरी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एफ ओ क्या है, तो एफ ए क्या है तुम्हारा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ऑब्जर्वर सुना वो फ्रीक्वेंसी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड। भी जो है, भी किसका वेलोसिटी है, साउंड का वेलोसिटी है, साउंड वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। और वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और लास्ट में क्या है तुम्हारे पास, वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज वी एस है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब देखो इसी में कंडीशन क्या आता है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग, सोर्स मूविंग, बोथ मूविंग, इस तरह की कंडीशन बनता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक ऐसा सवाल है जिसमें क्या बोल दिया, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, किसी सवाल में क्या बोल दिया, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, ये जो टर्म है ऑब्जर्वर रेस्ट में चला गया, वीओ क्या चला गया, जीरो हो गया। तो यानी फॉर्मूला किस में मॉडिफाई हो गया, एफ एस वी डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस। अब बोल रहा है वी एस है तुम्हारे पास और ये अप्रोच कर रहा है किसको, ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अप्रोच करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो सोचना या प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आना है। यहां पे क्या रखेंगे, अप्रोच करने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, अप्रोच करने में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो ये जो नीचे वाला टर्म है ये v से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी यहाँ क्या सोचेंगे, माइनस सोचेंगे। आ रही बात समझ में, क्या कर रहे हैं, समझ लो एक बार फिर से कि यहाँ प्लस है, ये मेन फॉर्मूला क्या है, ये इसको मास्टर फॉर्मूला बोलते हैं, ये मास्टर फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई कर करके यूज करना है। कंडीशन क्या है, या तो अप्रोच करेगा या तो सेपरेट करेगा। सवाल में दे दिया ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, मूव कौन कर रहा है, सोर्स। अब मूव कर रहा है सोर्स, दूसरा नेक्स्ट चीज क्या सोचना है तुम्हें, नेक्स्ट सोचना है कि अप्रोच कर रहा है या फिर सेपरेट कर रहा है, क्योंकि सवाल में बता देगा कि क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है या फिर सेपरेट कर रहा है। अप्रोच करने का कंडीशन क्या होता है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ एस। अब ये ग्रेटर देन कब होगा, जब भी से ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो, छोटा हो। वो कब होगा, जब bs उसमें से घटा लोगे तभी वो छोटा होगा ना। अगर छोटा है
तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, माइनस के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अगर सेपरेट करता तो नीचे क्या आता, नीचे प्लस आता। समझ में आ रही है बात। तो सोर्स का केस ये समझेंगे। अब चलते हैं किसके पास, ऑब्जर्वर के पास। अगर सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर चल रहा है, तो अब कौन आ जाएगा तुम्हारे पास, सोर्स तुम्हारा क्या है, सोर्स रुका हुआ था तो वीएस गायब हो जाएगा। ऑब्जर्वर चल रहा है, अब ऑब्जर्वर चल रहा है उसमें भी दो कंडीशन, अप्रोच भी कर सकता है और सेपरेट भी कर सकता है। अब अप्रोच करेगा, अप्रोच करने का अगेन तुम्हारा सिचुएशन क्या है, एफ ए इज ग्रेटर देन। अब ये कब होगा, प्लस रखें या माइनस रखें, तो जब प्लस रखते तो क्या आता, बढ़ता। इसलिए जब मैंने लिखा था यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। नीचे जब अप्रोच कर रहा था ना, तो नीचे क्या आया था, माइनस आया था। जब सोर्स मूव कर रहा था और दोनों अप्रोच कर रहे थे, तो नीचे क्या आया, यहाँ पे माइनस। और जब दोनों जब ऊपर वाला ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आ रहा है, प्लस। इसलिए दोनों को ऐसे एक साथ लिखे हुए हैं। यानी ये ऊपर वाला और ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेपरेशन का कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेशन। ऐसे भी रटने का जरूरत नहीं है तुमको, बस क्या रटना है, अप्रोच में बढ़ता है या घटता है, यही खाली रटना है। अगर बढ़ता है तो उसका अकॉर्डिंग क्या कर लोगे, प्लस माइनस अरेंज कर दोगे। अगर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी होगा तो वो किधर आएगा, ऊपर। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी किधर आता है, ऊपर। सोर्स की वेलोसिटी किधर आती है, नीचे। तो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर करके क्या करना होता है, यूज कर लगाना होता है। अगर दोनों मूव करवा देता, ऑब्जर्वर भी मूव करता और सोर्स भी मूव कर रहा है, लेकिन अगेन दोनों क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ऑब्जर्वर भी मूव है तुम्हारे पास, सोर्स भी है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने कंडीशन में अगेन एफ पे का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस वी डिवाइडेड बाई वी, ऊपर वी और नीचे, यही कंडीशन होता है। अब इसी में प्लस माइनस अरेंज करना है। मान इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अप्रोच करता तो बीच में क्या आता, अब वीएस नहीं आता। अगर अप्रोच कर रहा होता वीओ ओनली एस को, तो बीच में क्या आता, प्लस आता। अब इसको भूल जाओ, अब किसका सोचेंगे, वीएस का। अगर वीएस अप्रोच करता तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो नीचे क्या आता, माइनस। यानी ये कौन सा कंडीशन है, अप्रोच का। एफ ए जो है कि अगर सेपरेट होता तो क्या आता, ये कौन सा फॉर्मूला। अब अलग अलग फॉर्मूला क्यों रटोगे, अगर इसको मॉडिफाई करना तुम सीख गए। ऐसे अगर डिवाइड करोगे ना तो 11 से 12 फॉर्मूला बनते हैं कि दोनों सेपरेट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहा है, एक रेस्ट पे है दूसरा रेस्ट पे है, दोनों मूविंग है। ऐसे कर करके अगर किताब देखोगे, खुद का मॉड्यूल चेक करोगे ना, तो कितना फॉर्मूला मिलेगा तुमको, 12 फॉर्मूला दिख जाएंगे। तो अगर सारा 12 का 12 फॉर्मूला रटोगे ना, तो फिर एग्जाम में क्या करोगे, हाँ एग्जाम में तुम्हारे 12 बच जाएंगे। तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। दिमाग में फिर कंडीशन कौन सा रखोगे, अप्रोच कर रहा है या फिर सेपरेट कर रहा है। बस सवाल जब पढ़ेंगे ना तो यही ध्यान में देना होता है, कौन मूव कर रहा है, कौन रेस्ट में है, दोनों मूव कर रहा है या दोनों रेस्ट में है। ठीक है, अब इसमें छोटा सा और चीज बच गया एयर का, वो लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे। एयर का इफेक्ट कैसा होता है, अगले क्लास में करेंगे। बस इतना ही डॉपलर है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कभी कभी इसी को चेंज कर देता है वेवलेंथ के टर्म में, तो 1/, कर दोगे ना, तो ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा। चलो फिर बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।